आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मैं हूं खुशबू। नवंबर 2021 के तीसरे हफ्ते में भारत में रोजाना 7,000 से 9,000 कोरोना के मामले आ रहे थे। ऐसी उम्मीद थी कि 2022 की शुरुआत में जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तभी नवंबर के आखिरी हफ्ते में ओमिक्रॉन के उभरने से लगभग सब कुछ बदल गया। भारत में कोरोना संक्रमण के लगभग 3,17,000 नए मामले दर्ज किए गए। लेकिन अब फिर से हम पिछले साल के नवंबर में जा रहे हैं, बैक टू नॉर्मल की तरफ बढ़ गए हैं। ओमिक्रॉन से आई जो तीसरी लहर थी वो अब कम होने लगी है। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी कहा है कल कि हम पैंडेमिक के एंड फेज में हैं। हालांकि पिछले साल भी एक्स हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये सेम बात कही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस बीच वैक्सीनेशन देश में जारी है, पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। लेकिन खबर ये भी आई है कि महाराष्ट्र और पुणे से कि यहाँ वैक्सीन एक्सपायर हो रही हैं, मतलब एक तरह से बर्बाद हो रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल परेशान है कि अब इन एक्सपायर्ड वैक्सीन का क्या किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए। सवाल यही उठता है कि आखिर कहाँ कमी और लापरवाही हुई कि जिन्हें वैक्सीन लग जानी चाहिए थी वो एक्सपायरी की तरफ कैसे बढ़ गई। यही सब जानने के लिए मैंने बात की इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से। डॉक्टर, महाराष्ट्र में जो वैक्सीन एक्सपायरी की तरफ बढ़ गया है, पुणे में भी ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी तक और आगे आने वाले महीनों में वैक्सीन एक्सपायर्ड हो जाएंगी। और ये कोई बहुत छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये एक्सपायर कैसे हो गई, मतलब इसकी वजह क्या है? क्या लोगों ने वैक्सीन लगवाना छोड़ दिया या फिर कोई और वजह आप देखते हैं? क्या हुआ है कि ये महाराष्ट्र में क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर ज़्यादा हैं। बम्बई में और पुणे में बड़े सिटी है, यहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ, बड़े वर्क प्लेसेस के साथ में टाइप किया था, जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव किए। और जिस समय कोविड अपने चरम सीमा पर था, तो इन लोगों को लगा कि ये वैक्सीनेशन जो डिमांड में है लेके रख लेंगे, और उन्होंने नेगोशिएट किया कंपनी से। और जब नेगोशिएट करते हैं, ज्यादा वैक्सीन कोई खरीदता है या ज्यादा मेडिसिन कोई खरीदता है, तो थोड़ा सस्ते में मिल सकता है उनको, तो उन्होंने लेके रख लिया। अब उनको समय लगा कि अभी तो एक्सपायरी काफी है, 6 महीने है, 8 महीने है, 9 महीने है। लेकिन ये जो वक्त निकल गया, और जैसा वैक्सीन हेजिटेंसी, जो रिलेटिव हेजिटेंसी है, जो ऐसे नहीं कि वैक्सीन के खिलाफ है, वैक्सीन लेना नहीं चाहते, लेकिन जब कोविड चरम सीमा पर था या बाद में डर बैठा था लोगों में, तो लोग वैक्सीन लेने के लिए उत्सुक थे, ले रहे थे। लेकिन जैसे ही उसका ग्राफ नीचे आते गया, या लोगों को लगा कि ओमिक्रॉन तो कुछ करता ही नहीं है, या लोगों को इन्फेक्शन होके गया, तो लोगों ने वैक्सीन लेना कम कर दिया, बंद नहीं किया, कम कर दिया। और जब जो पब्लिक सेटअप है, यानी 2 नमूने के लोग हैं, एक बहुत पुअर है या लोअर मिडिल क्लास है, वो खरीद नहीं सकते, वो तो पक्का ही पब्लिक सेंटर में जाएंगे। एक वो तबके के लोग हैं जो बहुत ही रिच है, वो वहां पे नहीं जाएंगे और कहीं भी प्राइवेट में खरीद के वैक्सीन लेंगे। लेकिन जो बीच में का सेक्टर होता है, मिडिल क्लास, वो देखता है कि अगर पब्लिक सेंटर में ज्यादा रश है, मेरा दिन चला जाएगा, तो मैं प्राइवेट से ले लूंगा, आज की मेरी रोजी रोटी बच जाएगी, मैं 700-1000 रुपये जो 500 खर्च आता है मैं कर दूंगा। लेकिन जब वहां पे रश कम हो गया पब्लिक सेटअप में, तो ये लोग खरीद के वैक्सीन लेना बंद कर दिए और सेकंड डोज, थर्ड डोज लेने के लिए वो वहां चले गए। तो ये कारण से क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई वैक्सीन की, खास करके प्राइवेट सेटअप की। और ये बात उनको 3-4 महीने से पता थी, अखबारों में आ रहा था, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब अभी वक्त आ गया कि 28 फरवरी को एक्सपायर होगा या कुछ मार्च में एक्सपायर होगा, तब हलचल मची हुई सब जगह। हमने वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर टाइम टू टाइम इतने चेंजेस किए हैं जब से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है, फिर भी कहाँ कमी रह गई सरकार की पॉलिसीज़ में, हमारी गाइडलाइंस में कि ये वैक्सीन एक्सपायरी तक पहुंच गई है और लोग परेशान हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इवन परेशान है कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। अपना भारत का वैक्सीनेशन ड्राइव काफी अच्छा है। जो पब्लिकली ओन्ड है, उन्होंने 75-25% भी किया था कि 75% वैक्सीन प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करेगा, 25% प्राइवेट ले सकते हैं।
25% वो ले नहीं सके, शायद 15 या 16% लिया होगा उन्होंने। लेकिन उसके साथ एक खामी ये रह गई कि पूरा मोनोपोलाइज है, इसके अंदर कोई भी बीच में नहीं आ सकता है। तो अगर इन्हें समझो वैक्सीन लेने वाला इंसान है और फर्स्ट डोज लेगा, सेकंड डोज होगा, हर एक डोज की एंट्री होगी पोर्टल पे, कोविन पोर्टल पे। तो अगर समझो आज गवर्नमेंट का निर्देश ये है कि आपका जो थर्ड डोज है या बूस्टर डोज है या प्रिकॉशनरी डोज है, वो सेकंड डोज के 9 महीने बाद ही देना है। तो अगर कोई प्राइवेट में देना चाहता है 7 महीने बाद, 6 महीने बाद, वो एंट्री हो ही नहीं सकती है, वो 9 महीने के बाद ही होगा। तो एक तो इलीगल ले ले जिसकी एंट्री नहीं होगी, और कुछ लोग पैसा लेना पसंद करते हैं, कुछ लोग पैसा लेना पसंद नहीं करते। दूसरी बात यह है कि हमारे जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन भी इतने रिजिड है कि जैसे दो कोविशील्ड के अंदर का गैप है वो 3 से 4 महीने का है, दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ भारत में ऐसा। और जब वैक्सीन आपके पास मुबलक मात्रा में है, रिलेटिव एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो वो गैप कम करने से लोग ले सकते थे, लेते थे, वो हमने नहीं किया। तीसरी चीज ये की कि हमने बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज 60 प्लस पॉपुलेशन को बोला है, और आज 45 प्लस पॉपुलेशन के अंदर भी बहुत सारे कोमॉर्बिडिटी है। तो आइदर 45 प्लस कोमॉर्बिडिटी और 45 के आगे सबको तीसरा डोज लेने के लिए अगर गाइडलाइन आती तो और कुछ लोग वैक्सीन लेते। चौथी चीज ये है कि जो हमारे पास वैक्सीन है वो हम लोग 15 से 17 को ओके किया, अभी 2 दिन पहले 12 से 15 को किया। लेकिन हमारे पास वैक्सीन मुबलक मात्रा में है, 3-4 वैक्सीन क्लियर भी हो गए कि बच्चों को दे सकते हैं। CDSCO ने उनको लाइसेंस भी किया है, लेकिन हमारी गाइडलाइन कमेटी उस पर बैठी हुई है, वो लोग अभी रिलीज नहीं कर रहे कि ये इससे छोटे बच्चों को दे सकते हैं क्या, 5 साल से 12 को दे सकते हैं क्या। और पांचवी चीज ये कि जो सेकंड और थर्ड डोज का गैप है वो 9 मंथ का गैप उठा के अगर 5 या 6 महीने कर दो, क्योंकि वर्ल्ड में सब जगह 5 से 6 महीने बोलते हैं। वो बोलते हैं कि इम्यूनिटी स्टार्ट वेनिंग आफ्टर 5 to 6 मंथ। तो आपने 9 मंथ का जो किया है वो हाइपोथेटिकल है, तो वो आप अगर 6 महीने कर दो तो काफी यूज हो सकता था। तो अब क्या करना होगा सरकार को? क्या वैक्सीन को डोमेस्टिक लेवल पर भी चेंजेस करने की जरूरत है? और सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीन मैत्री का जो प्रोग्राम भारत ने शुरू किया था, एक बहुत अच्छा उदार प्रोग्राम था कि भारत जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्री के लोग हैं उनको मदद करें। फ्री में देना है फ्री में दे, सस्ते में देना है सस्ते में दे, क्योंकि भारत का वैक्सीन काफी सस्ता है। जैसे कि जो कॉर्बेवैक्स है वो 50 रुपए में गवर्नमेंट खरीद रहा है, 50 में खरीद के जो खर्च लगा के 70-80 में भी गवर्नमेंट दे उनको, तो $1 में वैक्सीन कोई भी वर्ल्ड में किधर मिलता नहीं है। तो भारत देश की उन देशों को काफी मदद होती थी, सिर्फ उन देशों को नहीं, हमारे अपने आप को और बाकी पूरे दुनिया को मदद होती थी, क्योंकि नया वेरिएंट नहीं बनेगा, वो हुआ नहीं है। तो उसके लिए अगर ये करते कि डोमेस्टिक वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम भी होता कि ए सेंटर जो प्राइवेट है उसका 1 महीने के बाद वैक्सीन एक्सपायर होने वाला है, बी सेंटर जो गवर्नमेंट है उसका वैक्सीन 4 महीने आगे एक्सपायरी है और उनका यूटिलाइजेशन ज्यादा है, डेली टर्नओवर, और सी सेंटर जो अफ्रीका में है वहां पे वैक्सीन है ही नहीं। तो अगर आपने ए सेंटर का वैक्सीन मूव करके बी को दिया और एक्सचेंज में बी का वैक्सीन ए को दे दिया तो चलेगा, और अगर ए को देना ही नहीं आपको या ए यूज नहीं कर सकता है तो ए से बी में आ गया और बी से जो लॉन्गर एक्सपायरी का वो अफ्रीका सी को दे दिया। ऐसा किया होता तो वेस्टेज नहीं होता और वैक्सीन का यूज होता। तो ये सब लोग रिजिड स्टैंड लेके है कि हम लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि हम लोग एक्सचेंज नहीं करेंगे, आपको देना है तो डोनेट कर दो। तो जिसने वैक्सीन खरीद के लिया है वो डोनेट करना नहीं चाहता है, वो उसके लागत लगी है, काफी बड़े प्रमाण में लागत लगी है। तो ये थोड़ा सारा वैक्सीन मैनेजमेंट जो है ये पूरा मिसकैलकुलेशन, मोनोपोली, पुअर अंडरस्टैंडिंग, इसके ऊपर हमारा बेस है और इसी वजह से ये सब नुकसान होते जा रहे हैं और ये क्रिमिनल वेस्टेज है, ये होना नहीं चाहिए। अच्छा डॉक्टर, अभी जैसे कि दो ही महाराष्ट्र और पुणे से ही वैक्सीन एक्सपायरी की खबर आई है, ना जाने ऐसे कई और स्टेट्स होंगे, अब तक तो रिवील हुआ नहीं है, जो इसे डील कर रहे होंगे एक्सपायरी से। तो वो कैसे इस बर्बादी को रोक पाएंगे? क्या उनके हाथ में है या फिर कुछ और भी करने की जरूरत होगी? सेंटर अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये तो सरकार को या सरकार की जो कई नमूने की कमेटियां हैं उन कमेटियों को डिसाइड करना है। और डिसाइड कब करना है? 1 महीने 2 महीने बाद नहीं, क्योंकि वो तो 4-4 महीने कोई डिसीजन पे बैठे हुए हैं। तो उनको ये डिसाइड करना है 1 हफ्ते के अंदर
हम लोग जो फरवरी की एक्सपायरी होने वाली वैक्सीन तो रोक नहीं सकते हैं, और मार्च वाली को रोक सकते हैं। एक हफ्ते में अंदर ये कर दे कि 2 कोविशील्ड का गैप कम कर दे, वो 4 से 6 3 से 4 महीने का जो गैप है वो निकाल दे, तो अपने आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई लेना है लेगा। दूसरी चीज, जो 2 साल से या 5 साल से आगे के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन अप्रूव कर दे, तो एटलीस्ट कोवैक्सीन वहां पे यूज हो जाएगा। तीसरा ये करें कि वैक्सीन मैत्री वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ऊपर से दिशा निर्देश आए। और चौथी चीज ये है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो ये वैक्सीन लेके लैब में चेक करके उसको रीवैलिडेट करके दे, क्योंकि जो एक्सपायरी डेट है वो भी बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेस नहीं है, वो नोशनल है कि कोई वैक्सीन हो सकता है 6 महीने या 1 साल एक्सपायरी दिया है। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी वो इफेक्टिव है तो वो कंपनी लेके उनके लैब में जांच करके उसको रीलेबल करके दे सकता है कि ये एक्सपायरी एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ या 6 मंथ। तो ऐसा 3-4 चीजें करने से काफी फायदा होगा, और ये हमको जो करना है जल्द करना है, नहीं तो वो एक्सपायरी को हम रोक नहीं पाएंगे। और जैसा हमने पहले अमेरिका या यूरोप को नाम रखा, कहा कि इन लोगों ने वैक्सीन एक्सपायर होने दिया लेकिन गरीब देशों को नहीं दिया, वही चीज हम हमारे बारे में बोलेंगे या दूसरे देश हमारे भारत के बारे में बोलेंगे। तो आपने हमारे को बताया या आपने खुद क्या किया। तो आई थिंक ये 3 तरफ से हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे। एक तरफ लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ किसी कोई कंपनी का या हॉस्पिटल का नुकसान हो रहा है, और तीसरी चीज हमारी बदनामी करेंगे लोग कि इंडिया ने क्या किया, मिसमैनेज किया। अभी जैसे हर घर दस्तक प्रोग्राम भी चल रहा है महाराष्ट्र में, इसे वैक्सीन जो एक्सपायर्ड हो गई हैं उसको जल्दी से यूज़ किया जा सके, कि वो एक्सपायर मतलब वो डेट आने से पहले ही वो जल्दी से यूज़ किया जा सके, इसके लिए ये हर घर दस्तक प्रोग्राम चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसके कोई फ़ायदे होंगे? आपको दिखता है कि कुछ फ़ायदा होगा इसका? मैं जो मेरे मरीजों में देख रहा हूँ, मेरे पास जो मरीज आते हैं, तो जिस जोश से वो पहले वैक्सीन लेते थे 3-4 महीने पहले, अभी नहीं ले रहे हैं। तो मैं उनको पुश करता हूँ कि आप वैक्सीन क्यों नहीं ले रहे? नहीं, अब लेंगे सर, क्या इतना कोई अभी तो ठंडा हो गया, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ओमिक्रॉन कुछ कर ही नहीं रहा है। तो हर घर दस्तक ठीक है, इन्हें जहाँ पे 10 लोग ऐसे होंगे कि जो वैक्सीन लेना नहीं चाहते, उसमें से 1-2 लोग तैयार हो जाएंगे। दूसरे कुछ जो बीमार लोग हैं, या जिसको डायबिटीज है, या जिसको HIV है, या जिसको TB है, जिसको वैक्सीन प्रायोरिटी से लेना चाहिए, वो लास्ट प्रायोरिटी में ले रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे को एक ऑलरेडी बीमारी है, दूसरा वायरस का वैक्सीन क्यों लें हम, अभी अंदर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमने जो हमारे वैक्सीन का प्रचार में कुछ खामी रह गई कि हमने ये बताया नहीं लोगों को कि इन लोगों ने बहुत ही जल्दी वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि ये कोमॉर्बिडिटी है, और उल्टा कोमॉर्बिडिटी वाले वैक्सीन नहीं ले रहे। तो हर घर दस्तक में ये एक फायदा हो सकता है कि वो जाके बता रहे आपको डायबिटीज है, कोई बात नहीं, आपने तो लेना ही चाहिए, आपने अभी तक क्यों नहीं लिया, ले लो। तो ये फायदा तो होगा उसका। एक आखिरी सवाल डॉक्टर, वैक्सीन को लेकर जैसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचने में टाइम कहाँ ही लगता है, तो जैसे कि मान लीजिए लोग एक जनरल ऑडियंस के लिए कि अब एक्सपायर्ड वैक्सीन किसी को लग जाती है बाय चांस, तो क्या करने की उसको ज़रूरत है? मेरा बहुत कॉमन डायलॉग, और बहुत मैं सालों से बोलता हूँ, एक्सपायर्ड वैक्सीन लेने से या एक्सपायर्ड मेडिसिन लेने से आप एक्सपायर नहीं होते। वो उसकी डेट एक्सपायरी है। डेट एक्सपायरी के अंदर भी कभी कभी क्या है कि जैसा कोई आप मेडिसिन का पत्ता लेते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि एक्सपायरी मार्च 22, लोग 1 मार्च से लेना बंद कर देते हैं उसको। अरे नहीं नहीं, मार्च एक्सपायरी, तो मार्च एक्सपायरी 31 मार्च है। मैंने कंपनी को भी बताया कि आप खुद नुकसान करके ले रहे हो, आप उसमें डेट डालो 31 मार्च 2022, तो कम से कम 1 महीना तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और जहां पे रीवैलिडेट करने का प्रोसीजर है, वहां कर ले रीवैलिडेट। तो ये थोड़ा हमारी फार्मा इंडस्ट्री बैठ के CDSCO के साथ और कोई साइंटिस्ट लोगों के साथ डिसाइड करे कि एक्सटेंडेबल वारंटी, एक्सटेंडेबल एक्सपायरी कितनी हो सकती है। लेकिन लोगों को गलती से किसको लग गया है, कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो चाहिए वो इफेक्ट मिल रहा है, और साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है। तो ये थे डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आज के कोरोना कवरेज को फिलहाल यहीं समेटते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रविवार, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।